इमेजिन करो कि आपने अपना पूरा टाइम, पूरा पैसा, पूरी एनर्जी को इन्वेस्ट करके एक स्टार्टअप शुरू किया, पर आपके स्टार्टअप शुरू करने के ठीक 5-6 महीने बाद मार्केट क्रैश हो जाए और मार्केट में 90% से ज़्यादा स्टार्टअप फेल हो जाए। और इस पैनिक की सिचुएशन में आप जैसे नए स्टार्टअप और छोटे स्टार्टअप पे कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाने के लिए तैयार ना हो, तो इस सिचुएशन में आप अपने स्टार्टअप को कैसे संभालेंगे? और इस सिचुएशन से अगर आप धीरे धीरे जैसे तैसे उभर भी गए तो ठीक 6 साल बाद एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए जिससे पूरी मार्केट की डिमांड गिर जाए, तो इस सिचुएशन में आप अपने स्टार्टअप को कैसे मैनेज करेंगे? आपका तो मुझे पता नहीं, पर यही सेम चीज हुई ज़ेप्टो के साथ, जो कि यूएस की एक कंपनी है जो कि ऑनलाइन जूते बेचती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे ज़ेप्टो ने इन 2 मार्केट क्राइसिस को सर्वाइव किया और $1 बिलियन स्टार्टअप के मार्क को अचीव किया। और लास्ट में बताऊंगा कि इससे आप अपने स्टार्टअप के लिए कौन सा लेसन सीख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1999 में, जब निक, जो कि इस कंपनी के फाउंडर है, वो शहर में निकलते हैं अपने लिए जूता खरीदने के लिए। जूता खरीदने के दौरान उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे अगर किसी दुकान में उन्हें डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो वहाँ उनको साइज़ नहीं मिलता, कहीं साइज़ पसंद आ रहा है तो वहाँ उनको अच्छे प्राइस पे नहीं मिलता, कहीं प्राइस पसंद आ रहा है तो वहाँ अच्छी क्वालिटी और अच्छा डिज़ाइन नहीं होता। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ बहुत सारी वैरायटी के जूते बहुत सारे साइज़ में अवेलेबल हो और एक अच्छे प्राइस पॉइंट भी अवेलेबल हो और उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके थे, एक था कन्वेंशनल तरीका और एक था मॉडर्न तरीका। अगर वो कन्वेंशनल तरीके से जाते तो उन्हें एक अच्छे शहर के एक अच्छे चौराहे पे एक बहुत बड़ी दुकान खरीदनी होती और फिर बहुत सारे जूतों को खरीद कर वहाँ डिस्प्ले करना होता, जिसे हम आमतौर पर जूते का शोरूम भी कहते हैं। पर इस तरीके में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था और ये बहुत ज़्यादा रिस्की था। पर वो टाइम था 1999 का, यानी कि .com बूम का। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस प्रॉब्लम को हम ऑनलाइन तरीके से सॉल्व करें। तो इसी के चलते उन्होंने सूसाइट नाम का एक डोमेन भी रजिस्टर कर लिया था, जिसे उन्होंने बाद में बदल कर ज़ेप्टो किया। 1999 में यूएस की फुटवेयर इंडस्ट्री $40 बिलियन की थी, जिसमें से 5% पहले से ही ऐसे तरीकों से हो रहा था जहां कस्टमर डायरेक्टली प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता था, बल्कि उसकी फोटो देखकर प्रोडक्ट को परचेज करता था, जैसे मेल ऑर्डर के थ्रू और कैटलॉग्स के थ्रू। यानी कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो थी, बट इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये बहुत सारे जूते के मॉडल्स को खरीद कर ऑनलाइन बेचना शुरू कर दे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल चुना। ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस मॉडल के अपने कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, पर उनको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मेरी एक कंपनी है KS बेस्ट पब्लिक लिमिटेड, जो कि जूते बनाती है, और आपका एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है। तो मेरी कंपनी जूतों को प्रोड्यूस करेगी और इन्वेंट्री को मैनेज करेगी, यानी कि वेयर हाउस को मैनेज करेगी, और आपकी कंपनी मेरे प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करेगी, एडवर्टाइजिंग करेगी और मेरे लिए ऑर्डर लेके आएगी और मैं उन ऑर्डर को फुलफिल करूंगा। इस बिजनेस मॉडल को कहते हैं हम ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल, क्योंकि आपको ना इन्वेंट्री मैनेज करने की जरूरत है, ना प्रोडक्शन देखने की जरूरत है, आपको बस मेरे लिए ऑर्डर लेके आना है। यहाँ पर आपके लिए काम तो बहुत आसान हो जाता है, बट आपके हाथ से बिजनेस का मेजर कंट्रोल चला जाता है, जो कि है इन्वेंट्री पे अपना कंट्रोल होना। और मेरे लिए एज ए प्रोड्यूसर काफी काम बढ़ जाता है, क्योंकि अब मुझे ही उस इन्वेंट्री को मैनेज भी करना होता है। और इसी वजह से ज्यादातर ब्रांड ज़ेप्टो के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था कि कंपनी पहले जूतों को प्रोड्यूस कर देती थी, फिर वो होलसेलर को बेचती थी, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता था, और कंपनी के लिए तो सेल उसी टाइम पे हो जाती थी जब होलसेलर उससे जूतों को खरीद लेता था। उसके बाद वो जूते बिके या ना बिके वो होलसेलर की अपनी सरदर्दी है, कंपनी का फायदा तो उसी टाइम पे हो जाता था। बट अगर कंपनी ज़ेप्टो के साथ काम करती और ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे अपने बिजनेस को चलाती तो उसको इन्वेंट्री को भी मैनेज करना पड़ता, और कभी अगर इन्वेंट्री नहीं बिकती तो वो लॉस भी कंपनी को ही झेलना पड़ता। तो कंपनी ने इसी वजह से ज़ेप्टो के साथ काम करने से मना कर दिया। पर जैसे तैसे 2-3 सप्लायर को कंपनी ने कन्विंस कर दिया था और वो उनके साथ मिलकर बिजनेस करने लग गई थी। पर इसी के बाद आ गया .com क्रैश। मार्केट में चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई और सारे इन्वेस्टर मार्केट से अपने पैसे को निकालने लग गए और नए स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना लगभग बंद सा हो गया, और इसी कारण से ज़ेप्टो भी प्रॉब्लम में आ गया। बट इसी दौरान टोनी ने कंपनी में इन्वेस्ट किया और ज़ेप्टो के CEO भी बने, और यही कंपनी की सक्सेस का पहला स्टेप था। टोनी ने कंपनी में आते ही कंपनी के बिजनेस को और मार्केट को काफी डीपली एनालाइज किया, और इस दौरान उन्होंने 2 चीजें ऑब्जर्व करी। पहली कि लोग ऑनलाइन जूते खरीदना तो चाहते हैं, बट ज़ेप्टो के पास इतने ज़्यादा प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है कि वो कस्टमर को नए नए मॉडल और नए नए डिज़ाइन को ऑफर कर पाए। और दूसरा कि जो ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस है वो धीरे धीरे कमोडिटाइज हो रहा था, यानी कि बिजनेसेस के अंदर कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं था जो उनको एक दूसरे से अलग बनाए, और इसी वजह से ब्रांड बिल्ड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और अगर ऐसा ही चलता रहता
तो फ्यूचर में कोई भी नया ब्रांड आगे पुराने ब्रांड्स को हेड टू हेड कंपटीशन दे सकता था। उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है शायद, और ऐसी और फ्यूचर में वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो पहली प्रॉब्लम जो कि थी ज्यादा प्रोडक्ट ना होने की प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपने पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने इन्वेंट्री को खुद खरीद कर उसे खुद मैनेज करना शुरू कर दिया। इससे उनको 3 बहुत बड़े फायदे हुए। पहला, उनकी प्रोडक्ट की वैरायटी इंक्रीज हुई, क्योंकि अब वो उन कंपनीज के साथ भी बिजनेस करते थे जो पहले उनके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं थी, जिससे उनके कस्टमर को नई नई चॉइसेस मिली। दूसरा, जो ज्यादा डिमांड वाला प्रोडक्ट होता था वो उसको ज्यादा स्टॉक कर सकते थे, और जिस इलाके में जो प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा था वो वहां उसको पहले से अवेलेबल करा सकते थे। और तीसरा, पहले और दूसरे की वजह से उनका जो कस्टमर एक्सपीरियंस था वो काफी इंप्रूव हो रहा था, जिस वजह से ब्रांड बिल्ड करना आसान हो गया था। और इन सबको उन्होंने कहा राइट टाइम पर राइट क्वांटिटी में राइट प्रोडक्ट का अवेलेबल होना। ये सारा काम अच्छे से एग्जीक्यूट हो, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे कदम भी लिए। जैसे उन्होंने नए स्टाफ को रिक्रूट किया ताकि वो परचेज और इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज कर सके। बड़ी बड़ी कंपनीज को कन्विंस करा ताकि वो जेपोस को अपने प्रोडक्ट को बेचे। वेयरहाउस को खरीदा ताकि स्टॉक को अच्छे से रख सके, और अपनी वेबसाइट को दोबारा से डिजाइन किया ताकि वो ज्यादा प्रोडक्ट को एक अच्छे तरीके से अपने कस्टमर को शो कर सके, और इसी वजह से उनकी सेल 3 गुना इंक्रीज हुई। अब बची दूसरी प्रॉब्लम जो कि थी कमोडिटाइजेशन की प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने कस्टमर सर्विस पर और अपने वर्किंग कल्चर पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने 7 डे डिलीवरी को 2 डे डिलीवरी और ओवरनाइट डिलीवरी में कन्वर्ट किया। फ्री शिपिंग और फ्री रिटर्न लेकर आए। 365 दिन फ्री रिटर्न की पॉलिसी लेकर आए, और उन्होंने अपना एक इन हाउस कॉल सेंटर भी बनाया, जो कि काफी रेयर था, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस या तो कॉल सेंटर रखते नहीं थे, और अगर रखते भी थे तो उसे आउटसोर्स कर देते थे। पर उनका मानना था कि कॉल सेंटर से वो अपने कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे, और उनका मेन फोकस अपने कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू को इंक्रीज करने में होता था, न कि नए कस्टमर को एक्वायर करने में। और इन सारी चीजों को वो कहते थे वाव मूवमेंट, यानी कि हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर उसका कस्टमर कहे वाव यही तो मैं चाहता था, वाव मजा आ गया, अरे भाई वाह ऐसा भी होता है क्या। और यही चीज तो एक कंपनी को ब्रांड बनाती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा भी है कंपनी के कॉल सेंटर से जुड़ा हुआ। एक बार टोनी, जो कि कंपनी के सीईओ हैं, और उनके एक दोस्त किसी होटल में रुके थे, और काफी रात हो चुकी थी, तो उन्होंने होटल से खाना ऑर्डर किया। पर होटल में 11 बजे के बाद गर्म खाना ऑर्डर नहीं होता था, तो उनके दोस्त ने मजाक में कह दिया कि चल यार जेपोस के कॉल सेंटर कॉल लगाते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो उन्होंने जेपोस के कॉल सेंटर कॉल लगाया। तो उन्होंने जेपोस के कॉल सेंटर को अपनी प्रॉब्लम बताई कि काफी रात हो चुकी है और उन्हें गर्म खाना खाना है, पर उनका होटल उन्हें गर्म खाना ऑर्डर नहीं कर रहा है। तो उनके कॉल सेंटर वालों ने कहा कि आप कुछ देर वेट कीजिए, हम आपको कॉल बैक करेंगे। और कुछ देर बाद जेपोस के कॉल सेंटर वालों ने उन्हें दोबारा कॉल किया और 5 ऐसे रेस्टोरेंट की लिस्ट बताई जो कि उनके शहर में थे और रात को गर्म खाना डिलीवर करते थे। और इस इंसिडेंट के बाद उनके सीईओ का जो दोस्त था वो जिंदगी भर के लिए जेपोस का कस्टमर बन गया। और इन्हीं सारी छोटी छोटी इंप्रूवमेंट की वजह से साल दर साल जेपोस का रेवेन्यू इंक्रीज होता गया, जो 2008 तक $1 बिलियन पहुंच चुका था। और जेपोस की इसी ग्रोथ को देखते हुए 2009 में अमेज़न ने जेपोस को $1.2 बिलियन में खरीद लिया। अब बारी है उस एक बिजनेस लेसन की जो आप इस स्टोरी से सीख सकते हैं, और वो है चेंज योर बिजनेस वेन एवर नेसेसरी। एक बिजनेस मॉडल, एक स्ट्रेटेजी और एक प्लान से कभी भी कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है। बिजनेस में लगातार चेंजेस होते रहने चाहिए जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है। वैसे इंटेल की केस स्टडी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।